मंदिर के फर्श पर एक खूबसूरत औरत पुजारिन के रूप में बैठी थी। मैं हैरानी से उसको देख रहा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मैं चौंक उठा था। सोनिया एकाएक मेरे होंठों से निकल पड़ा था। मैंने अपनी सोनिया को जोर से पुकारा, मेरी सोनिया। वो मुझे देखने लगी थी, लेकिन मुझसे ज्यादा देर तक नजरें नहीं मिला सकी। शायद उसे याद आया होगा मेरा वादा। सोनिया, मैं धर्म को नहीं मानता। मेरा धर्म और इंसानियत सिर्फ मेरा प्यार है, मैंने कहा। वो मुझे नहीं देखना चाहती थी। वो फर्श पर समाधि की मुद्रा में बैठी थी। गेरुए रंग की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे। ललाट पर रोली व चंदन का टीका उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं उसे अपलक देख रहा था। मांग में सिंदूर नहीं था, माथे पर बिंदिया नहीं थी, फिर भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। जी चाहा कि मैं सोनिया को अपनी बाहों में भर लूं। मेरे कदम बढ़ने लगे थे। मैंने जैसे ही उसके नजदीक जाने की कोशिश की, मेरी नींद खुल गई थी। अरे, ये कैसा सपना था। मैं अपने गांव से हजारों मील दूर अनजान शहर में छोटे से किराए के कमरे में था। उफ, कैसे कैसे सपने आते हैं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया था। कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई तो पाया कि कमरे का नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मीलों दौड़ लगा कर आया हूँ। बिलासपुर शहर में आए हुए मुझे 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। काफी भागदौड़ करने के बाद मुझे रईस मिल में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई थी। फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मैं रोजाना 10 घंटे काम करता हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। रात में बिस्तर पर पहुँचते ही नींद बाहों में जकड़ लेती है। कभी भी नींद इतनी तेज आती है कि बिना अलार्म के नींद खुलती भी नहीं। मैं हर इतवार को सोनिया को चिट्ठी लिखता था। चिट्ठी मिलने पर जवाब भी दिया करता था। शुरू में ये सिलसिला बेनागा होता था, बाद में काम के दबाव के चलते कम हो गया था। फिर कुछ दिन बाद उसकी चिट्ठी आना कम हो गई थी। मैं सोच रहा था कि सोनिया तो हमेशा चिट्ठी लिखती रहती है, लेकिन इन दिनों शायद उसको मेरा ख्याल नहीं रहता है। अब वह चिट्ठी लिखना भी बंद कर चुकी थी। हाँ, आने की बात वह पिछली कई चिट्ठियों में कर चुकी थी। आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा था कि माम बाबूजी अलग खाना पका रहे हैं। वजह नहीं लिखी थी। इधर मैं 2 चिट्ठी लिख चुका था। वह अभी तक दोनों चिट्ठियों का जवाब नहीं दे पाई थी। आज ऐसा सपना आया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी 3 बज रहे थे। मैं रोजाना 6 बजे सुबह जाग जाता हूँ। काम पर जाने के लिए सवेरे जागकर मुझे जाने की तैयारी करनी पड़ती है। खुद से खाना पकाना पड़ता है और फिर खुद से ही टिफिन में भोजन पैक कर ड्यूटी जाना पड़ता है। मैं बिस्तर पर लेटकर उसकी यादों में खोने लगा था। मैं पंडित रामचंद्र मिश्र का इकलौता बेटा नीलेश था। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर भी मैं धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद आदि के पचड़े में नहीं पड़ता था। मैं जात पात का पक्का विरोधी था। ये सब मुझे आडंबर लगते थे। उन दिनों कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विषय था धर्म और जाति। मेरे अंदर धर्म और जाति जैसे भेदभाव को लेकर आग पल रही थी। मेरे लिए यह वाद विवाद दिल की भड़ास निकालने के लिए काफी था। उस दिन मैं तय समय पर कॉलेज पहुंच गया था। वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुई। बारी बारी से प्रतिभागी अपने अपने विचार दे रहे थे। मेरी ही क्लास में सोनिया नाम की लड़की थी। उसका वास्ता दलित जाति से था। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह पढ़ने में भी तेज थी।
उसने भी वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी धर्म और धर्मांधता को लेकर काफी लच्छेदार भाषण दिया था। मेरा कहना था कि धर्म ने समाज में बुराई फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। धर्म के चलते लोग एक दूसरे से नफरत व जलन के भाव रखने लगे हैं। समाज में अलगाव की भावना पनप रही है। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों का पुरजोर विरोध किया था। धर्म और जाति के नाम पर कुछ लोगों के लिए भले ही पूरियां तोड़ने का साधन मात्र है, लेकिन उनका असली मकसद तो केवल धंधा करना है। जात पात और धर्म के नाम पर बनाए गए मकड़जाल से हम सबको बाहर निकलना होगा, तभी समाज का भला होगा। मैंने जता दिया था कि मैं जात पात का पक्का विरोधी हूँ। एक ब्राह्मण लड़के से ब्राह्मणवाद का विरोध करना आसान नहीं था। लोगों ने जब मेरी बातें सुनी तो खूब तालियां बजाईं और मुझे वाहवाही मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे वादविवाद प्रतियोगिता में सर्टिफिकेट भी मिला था। इसका असर लोगों पर कितना हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ आकर्षित होने का पहला जादू सोनिया पर चल चुका था, जिस पर मैं क्या, पूरे कॉलेज के लड़के फिदा रहते थे। लेकिन वो किसी को घास नहीं डालने देती थी। दूसरे दिन सोनिया फूलों के बुके के साथ मेरे सामने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बधाई देने के लिए वहां थी, क्योंकि मुझे वादविवाद प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल हुआ था, जबकि उसे तीसरा नंबर मिला था। आज सोनिया मुझे बधाई देने के लिए खड़ी थी, सिर्फ खड़ी ही नहीं थी, बल्कि मुझे अपलक देख रही थी। उसके इस तरह के अजीब बर्ताव के चलते मैं झोंक सा गया था। सोनिया की बड़ी बड़ी आंखों में शरारत थी। वह मेरे ऊपर जादू चला चुकी थी। उसके ठीक अगले दिन वह मुझे रंगीन लिफाफा पकड़ा गई थी। मैं कॉलेज के फुलवारी के बीच पहुंचकर लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा था। प्रिय नीलेश, मैं कहाँ से लिखना शुरू करूं? मुझे प्रेम पत्र लिखने नहीं आता है। मैं वादविवाद प्रतियोगिता हाल से ही शुरू कर रही हूँ, जहाँ से मेरे दिल के उमड़ते वेग ने ही मुझे परेशान कर दिया था और मैं चाहकर भी सच्चाई के प्रति वह सब नहीं बोल सकी थी, जो मेरे दिल में बर्फ की परत की तरह पहले से ही जम चुके थे। लेकिन तुम्हारी बेबाक बातों ने जमी हुई बर्फ की परत को पिघलाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दी है। इतनी ठंडक कि मैं अपने आप को बहुत सुकून में महसूस कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। सिर्फ इंतजार है तुम्हारा। मैं अगले दिन कॉलेज की फुलवारी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिर्फ तुम्हारी, सोनिया। मैं भला इस प्रेम निवेदन को कैसे ठुकरा सकता था? मुझे मुमांगी मुराद मिल गई थी। मैं अगले दिन कॉलेज की उसी फुलवारी में पहुंच चुका था। सोनिया मेरे इंतजार में पहले से ही वहां चहलकदमी कर रही थी। वहां जाते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वह भी प्यासे की तरह मुझसे लिपट चुकी थी। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए थे। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थीं, जैसे सागर में नदी समा जाना चाहती थी। जब मेरी आंख खुली तो आकाश में बादल छाए हुए थे। मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। मैंने उसको छेड़ा, सोनिया, तुमने तो लिखा था बेहद ठंडा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी सांसों में काफ़ी गर्मी है, क्योंकि मैं उसकी सांसों को करीब से महसूस कर रहा था। वह मेरे मुंह से सोनिया नाम सुनकर तपाक से पूछ बैठी थी, प्यार करने की सोनिया या? उसके होठों पर उंगली रख मैं बीच में ही बोल पड़ा था, नहीं, प्यार को महसूस करने का नाम, सोनिया। फिर क्या था? कॉलेज के दिन मजे से गुजरने लगे थे। प्रेम परवान चढ़ चुका था। दोनों जीने मरने की कस्में खा चुके थे। पर भला इश्क और मुश्क कब छिपाए छिपता है? जब ये बात मेरे माँ बाबूजी को पता चली तो वे लोग हम दोनों के दुश्मन बन गए।
सोनिया ने अपने माता पिता को समझा बुझाकर राजी कर लिया था, लेकिन जब मैंने अपने माम बाबूजी से बात की तो वे दोनों आपे से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, पिताजी सोनिया और उसके खानदान के खिलाफ बोलने लगे, तुम ऐसी जाति से ब्याह करोगे जिसका छुआ हम लोग पानी तक नहीं पीते। मेरे खानदान में कोई दलित जाति में शादी करे, उसकी इतनी हिम्मत। क्या तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? ये सब सोचने से पहले तुम हम दोनों के लिए जहर क्यों नहीं ले आए थे, ताकि ऐसे दिन देखने से पहले हम दोनों मर जाते। माता पिता को समझना जंग जीतने से कम नहीं था। मैंने उनको बहुत समझाया, घर बार छोड़ने की धमकी दी। भला उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होता कि उनका इकलौता बेटा, जो एकमात्र खानदान का चिराग है, घर छोड़कर चला जाए। दोनों बेमन से ही सही, कुछ कुछ रजामंदी की मुहर लग गई थी। हम दोनों ने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। न बारात गई, न ही मेरे सगे संबंधी आए। हम दोनों ने ही शादी का पूरा खर्चा उठाया। खर्च भी क्या था, 2 मालाएं, सिंदूर की डब्बी और यार दोस्तों से उधार लिए हुए सोनिया के लिए एक जोड़ी कपड़े। शादी के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो गया था। मेरी पत्नी के आ जाने के बाद बाबूजी कम बोलते थे, लेकिन माँ थी जो कभी भी मुझे हिम्मत देती थी। शायद वे जानती थीं कि मेरा बेटा काफी जिद्दी है। अगर घर छोड़ देगा तो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन मेरी खुशियों का ख्याल दोनों में से किसी को नहीं था। शादी हो जाने के बाद से ही अड़ोस पड़ोस की औरतें और आदमी हमारे घर का रास्ता भूलने लगे थे, क्योंकि यह छूत की बीमारी उनके घरों में न लग जाए, इसका डर था। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन वे अपनी कसम देकर घर से दूर जाने से मना कर देती। शादी के बाद हम दोनों घर में ही सिमट कर रह गए। दिन भर घर के छोटे मोटे काम करता और शाम होते होते लोगों के बदले रवैये पर चिंता जाहिर करता। मेरा सब्र उसे बांध कर रखे हुए था। मैं उससे कहता, सोनिया, मेरा धर्म और ईमान सिर्फ प्यार है। मैं लोगों की तरह धार्मिक नहीं हूँ। धर्म ने मुझे बहुत डराया धमकाया है। मैं धर्म अपनाने से डरता हूँ, इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि तुम मेरा साथ दो। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक होने लगा था, पर अड़ोस पड़ोस वालों का रवैया नहीं बदला था। वे आते जाते ताना मारते कि जब शादी कर ली तो घर में रहकर उसकी सूरत देखने से पेट तो नहीं भर जाएगा ना। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, अपनी मर्जी से कमाने धमाने कहीं बाहर जाओ। मैं मन ही मन जला भून गया था। अभी शादी हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और नौकरी करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने सोनिया को अपना फैसला सुनाया। नौकरी के लिए मुझे बिलासपुर जाना पड़ेगा। मैंने अपने यार दोस्तों से बात कर ली है। अब घर में बैठने से तो हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी कमाने जाना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को समझ बूझकर राजी हो गए थे। मैंने उसे बताया था कि जब तक कुछ कमा नहीं लेता तब तक घर लौटकर नहीं आऊंगा। बस अब हम दोनों चिट्ठियों से संतोष करेंगे। न चाहते हुए भी अलग होने के लिए वह राजी हो गई थी, क्योंकि पड़ोसियों की अनदेखी का एहसास उसे भी था। जाने से पहले वह पूरी रात लिपटकर आंसू बहाती रही। कुछ पलों के लिए मैं भी परेशान हो गया था। सोनिया, मत रो, जिंदगी रोने का नाम नहीं है। घर से निकलते हुए कंधे पर अपना बैग रखते हुए मैंने उसे दिलासा दी। ये तो सच है कि पेट के लिए कमाना जरूरत है। बिना कमाए भोजन मिलना मुमकिन नहीं है। अपनी खेती बाड़ी औरों की तरह नहीं है, जो घर में रहकर अनाज पैदा करें और अपनी ज़रूरतें पूरी करें, इसलिए बाहर जाकर नौकरी ढूंढना जरूरी है।
जाते समय सोनिया ने मेरे दोनों गालों को चूम लिया था और अपने आंसू पोंछते हुए हिदायत दी थी कि हर हफ्ते चिट्ठी जरूर लिखना। मैं इंतजार करूंगी। बिलासपुर आते ही अपने गांव के कुछ लोगों की मदद से मिल में मुझे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई थी। कुछ दिन तक तो मैं अपने दोस्तों के कमरे में साथ रहा। बाद में मैंने अपना कमरा अलग से ले लिया था। जल्दी ही मैंने सोनिया को चिट्ठी लिखी थी और उसका जवाब मुझे मिला था। दूर रहने पर कागज पर लिखे शब्दों की क्या अहमियत होती है, यह मैं अब अनुभव कर चुका था। उसने लिखा था कि जब तुम चले गए थे तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाती थी। जब तुम्हारी चिट्ठी मिली तो मैं भरपेट भोजन कर रही हूँ। मैं उसकी चिट्ठियों को कई बार पढ़ता। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। उन दिनों मैं भी ठीक से भोजन नहीं कर पाता था। एक तो थका देने वाला काम और अजनबी शहर में अपना कहलाने वाला कोई नहीं होता। खाली वक्त में सोनिया के साथ बिताए पल याद आते थे। मन उदासी से भर जाता था। उन पलों में मैं उसकी भेजी हुई चिट्ठियों को दोहराता था। चिट्ठी फैक्ट्री के पते पर ही आती थी। जिस दिन चिट्ठी मिलती, फैक्ट्री से घर पहुंचने की जल्दी होती, क्योंकि वहां चिट्ठी पढ़ने का समय ठीक से नहीं मिल पाता था। किंतु धीरे धीरे काम में इतना उलझता चला गया कि अब चिट्ठी मिले या न मिले, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इधर कई महीने से सोनिया की चिट्ठी नहीं मिली थी। अब वह भावनाओं में बहकर नहीं लिखती थी। चिट्ठी औपचारिक होती थी। हालांकि लंबी जुदाई के चलते मिलने के लिए मन बेचैन हो उठता था। आज जब इस तरह के सपने आए तो मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग पा रहा था। मैं फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने गांव चल दिया था। मेरे मन में सोनिया को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं उससे मिलने के लिए रोमांचित था। उसके लिए साड़ी और जरूरी सामान खरीद लिया था। माम बाबूजी के लिए भी कपड़े खरीद कर ट्रेन पकड़ ली थी। मैं घर में दाखिल हुआ। माम बाबूजी को प्रणाम कर मेरी आंखें सोनिया को ढूंढने लगी थीं, पर वह घर में कहीं नजर नहीं आई। माम बाबूजी का उदास चेहरा देखकर मैं कुछ डर सा गया था, इसलिए मैंने माँ से पूछा, सोनिया कहाँ है? माम बाबूजी इस तरह के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर जवाब के इंतजार में मैं उनकी तरफ देखता रहा। माम बाबूजी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मैंने माँ से दोबारा वही सवाल दोहराया, सोनिया कहाँ गई है माँ? माँ अपना गला साफ करते हुए बोली, बेटा, 2 दिन पहले वह घर छोड़कर चली गई। मैं तो तुम्हारे पास तार भी भेज चुकी हूँ माँ, लेकिन तार तो मुझे मिला नहीं। मैं तो यूं ही गाड़ी पकड़ कर आया था, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा था। किसी अनहोनी के डर से मैं घबरा रहा था। मैंने चीखते हुए माँ से सवाल किया, कहाँ चली गई और क्यों? बेटा, ये तो उसने नहीं बताया। वह चुपके से पौ फटने के पहले ही निकल चुकी थी। हम दोनों ने काफी ढूंढा, कहीं पता नहीं चल पाया। तब थका हार कर तुम्हारे पास तार भेजा था। वह तुम्हारे नाम एक लिफाफा और पैकेट छोड़ गई है। माँ घर के अंदर से लिफाफा और पैकेट निकालकर मेरे हाथों में थमा दी थी। लिफाफा खोलकर मैं चिट्ठी पढ़ने लगा था, प्रिय नीलेश, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम घर छोड़ने की वजह जानना चाहोगे। जब से तुम यहाँ से गए हो, पड़ोस का कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे नफरत से न देखा हो। कई लोग मेरे मुंह पर उलाहना देकर चले जाते थे। मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती थी। किसी ने मुझे नहीं स्वीकारा, न घर के लोग और न पड़ोस वाले। माम बाबूजी अलग से खाना पकाने लगे। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने घर के शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ तक करवाया। मैं अलग थलग पड़ गई थी। मैं यही सोचती रही कि मेरे चलते तुम्हारे परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा है।
मैं खुद को बहुत कसूरवार मानने लगी थी। ऐसा लग रहा था मेरा आत्मसम्मान गिरवी रख दिया गया है। मैं इस माहौल में जिंदा नहीं थी। आखिर तुम इस मरे हुए शरीर को क्या करते, इसलिए मुझे खुद फैसला लेना पड़ा। शायद तुम्हारे आने से पहले मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी दी हुई साड़ी, सिंदूर की डब्बी और मंगलसूत्र छोड़ रही हूँ। तुम इसे अपने हाथों से गंगा में बहा देना, ताकि इस अभागिन का उद्धार हो सके। तुम्हारी, सोनिया। चिट्ठी पढ़कर मैं फक कर रोने लगा था। कई घंटे तक उन चीजों को अपने से चिपका कर मैं सोनिया को महसूस करने की कोशिश किया था। अगले दिन भारी मन से उन चीजों को गंगा नदी में बहा दिया था। फिर मैंने सोनिया को बहुत ढूंढ, वो कहीं नहीं मिली। पुलिस में भी गया पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। कोई भी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं कर रहा था। सोनिया के माता पिता तो मुझे जिम्मेदार समझते थे। फिर मुझे लगा कि शायद वो भी गंगा में समा गई होगी, इसलिए मैं भी गंगा माता से प्रार्थना की कि मुझे मेरी सोनिया से मिला दो और गंगा नदी में छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया तो मेरा सिर सोनिया की गोद में था। वो सूती वस्त्र पहने हुए थी। सोनिया ने कहा कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी याद में अपनी जान देने चले थे। मेरे पिताजी ने तुम्हें बचाया है। नीलेश बोला। पर तुमने ऐसा क्यों किया? सोनिया बोली, मैं भी गंगा नदी में डूबने जा रही थी पर मेरे पिता ने मुझे इस आश्रम में छोड़ दिया। और फिर मैंने तुमसे मिलने की कोशिश इसलिए नहीं कि अगर तुम्हें पता पड़ता तो तुम मुझे वापस उसी जिंदगी में ले जाते जहां मैं जिंदा नहीं थी। तभी सोनिया के पिताजी ने कहा, बेटा नीलेश, आप मेरी बच्ची से बहुत प्यार करते हो, पर अगर इसको खुश देखना चाहते हो तो इसको यहाँ से दूर ले जाओ। नीलेश ने ऐसा ही किया और उसने अपने माँ बाप को बताए बिना सोनिया को लेकर बिलासपुर आ गया और वहाँ अब वह खुशी से रह रहे हैं।